हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जो है वो करेंगे डिस्कस रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो पिछले वीडियो में हमने जो है वो देखा था कि ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसमें क्या चेंजेस आते हैं और कैसे हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होकर जो है ऑक्सीजन को अंदर ले रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही है रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो अब मसल्स और डायफ्रागम का रोल कैसा था वो हमने सारा पिछले वीडियो में देखा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो से पहले देख सकते हैं। तभी हमें जो है वो नेक्स्ट ये डिटेल में जो है वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, उसका पैसेज पूरा करेंगे, तभी उसको समझ में आएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन्स जो हमारे काम कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है नोज़। ठीक है। देन नेज़ल पैसेज जिसको हम नेज़ल कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, लंग्स और फिर डायफ्रागम। तो ये जो है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो नोज़ हमें पता है कि रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नोज़। तो नोज़ में हमारे पास दो होल्स होते हैं जिसको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन रिच एयर जो है, अकेली ऑक्सीजन नहीं हम लेते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं, तो अभी हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजन रिच एयर। तो वो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो नोस्ट्रिल के थ्रू जो है वो हम नेजल पैसेज या नेजल कैविटी में, नाक के अंदर जो स्पेस है ना, दैट इज नेजल कैविटी या नेजल पैसेज, तो हम ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो लेकर जाते हैं अपनी नेजल कैविटी में। ठीक है। तो नेजल कैविटी में हमें पता ही है कि अगर हम देखें तो उसकी लाइनिंग जो है वो, नाक में बाल होते हैं ना, तो हेयर होते हैं और म्यूकस, वो जो चिपचिपी सी जिनकी हमारे नाक में जो होता है ना, म्यूकस जो है वो हमारे नाक में जो नेजल ग्लैंड्स हैं उसके थ्रू सिक्रीट होता है। तो इससे क्या होता है, वो हेयर क्या करते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वो नाक में ही रोक लेते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं डस्ट पार्टिकल से। म्यूकस क्या करता है, एयर को थोड़ा सा इनकी वार्म करता है। ठीक है ना। और जिससे जो है वो खुश्क एयर जो है वो हमारी की ड्राई एयर नहीं जा पाती, तो थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाती है एयर जब हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में जा रही है। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, ये हमारा नोज, ये नेजल कैविटी या हम इसको बोल सकते हैं नेजल पैसेज। ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर जो है, अब नेजल कैविटी से होते हुए हमारी जो एयर है वो फेरिंग्स में जा रही है। यहाँ पर ये है ना, ये एरिया, यहाँ पर हमारा माउथ और हमारे जो नेजल पैसेज है वो कंबाइन करता है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम कभी नाक में जो है वो दवाई वगैरह डालते हैं तो फिर हमें गले में टेस्ट आता है ना, वो इसी कारण आता है कि यहाँ पर एक जंक्शन है जहाँ पर बकल कैविटी का और नेजल कैविटी का ज्वाइन जो है वो कंबाइन करता है। ठीक है। तभी हम बोलते हैं ना कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो वो खाना खाते हुए अगर हम बोलेंगे ना तो फिर वहाँ पर कई बार क्या होता है, फूड हमारा जो है वो हमारी विंड पाइप में, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर चला जाता है और जिसके कारण हमें फिर उस टाइम खांसी आती है। ठीक है ना। और फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हमारी जिनकी कंडीशन जो है वो और भी ज़्यादा बुरी हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तभी हमें आराम से और फटाफट नहीं खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए खाना, और बोलना नहीं चाहिए। ठीक है। तो फिर फेरिंग्स वो एरिया है जहाँ पर नेजल कैविटी और बकल कैविटी आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एयर जो है फिर ये लेरिंग्स बॉक्स से होते हुए ट्रैकिया में जाती है। लेरिंग्स क्या है, एक वॉइस बॉक्स है जहाँ पर हवा टकराती है, और यहाँ पर जो है वो मसल्स, जो लेरिंग बॉक्स में जो है ना, वो वॉइस बॉक्स में मसल्स लगी हैं और वो वाइब्रेट करते हैं और फिर वाइब्रेट करते हुए वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इसी कारण हम जो है वो बोल पाते हैं। ठीक है। तो वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स के कारण ही हम आवाज़ निकाल पाते हैं। ठीक है। तो अब एयर जो है वो कहाँ पर करती है एंटर, ट्रैकिया में। ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। तो ट्रैकिया एक ट्यूब है जो कॉमनली विंड पाइप कहलाती है। तो ये ट्रैकिया जो है इसमें एयर आती है। तो ट्रैकिया में जो है वो एक बात याद रखना कि अगर ये सिंपल पाइप होती
तो ये आपस में कोलैप्स कर सकती थी जब इसमें कोई भी एयर नहीं होती। कोलैप्स मतलब चिपक सकती थी। तो इसमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इसमें सॉफ्ट बोन, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजेस बोलते हैं, तो ये कार्टिलेजेस से जो है वो सराउंडेड है, जिसके कारण ये जो है फ्लेक्सिबल होती है और आपस में कोलैप्स नहीं कर पाती है। ठीक है, तो फिर अब ट्रैकिया जो है आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़, ये दो पाइप्स, इसमें भी जो है वो कार्टिलेजेस जो है वो सॉफ्ट बोन्स जो है वो लगी हुई हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाई या ब्रोंकस हम बोल सकते हैं। तो ये जो है फिर दोनों एक एक ब्रोंकस जो है वो लंग्स में एंटर कर जाता है। तो ठीक है, उसके बाद लंग्स में एंटर करने के बाद ये ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई एंटर कर गए लंग्स में। तो फिर आगे लंग्स में जाकर ये ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो, आप देख रहे हैं ना, कई सारे ये ब्रांचेस हैं, और ये ब्रांचेस जो हैं इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई की जो आगे ब्रांचेस हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो लंग्स में ये सारे ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो भरे पड़े हैं। ठीक है, तो आगे ये आप सर्कुलर सा देख रहे हैं, ये चीज़ हर एक उसमें लास्ट में है ना एंड, हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में ये सर्कुलर जो स्ट्रक्चर्स है ये आप देख सकते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स जो है वो लास्ट में कवर है एयर सैक से, उन एयर सैक्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये देखो, हर ब्रोंक्यूल्स जो है एल्वियोलाई के साथ एंड अप हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये एल्वियोलाई जो है यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई सारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसके आसपास जो है वो होंगी, जुड़ी हुई होंगी इसके आसपास एल्वियोलाई के साथ, और इसकी इतनी लाइनिंग पतली होती है एल्वियोलाई की कि डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से इसमें एंटर कर जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज एक्चुअल में कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई के बीच में होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसकी जो लाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। ठीक है, तो अब हमारी मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज जो है वो लंग्स में होता है। लंग्स हमारे इतने अच्छे से जो है वो यानी कि डिज़ाइंड हैं, वो इस तरह से डिज़ाइंड हुए पड़े हैं कि अगर हम सारे के सारे एल्वियोलाई को जो है वो निकाल देना और उसकी एक पतली सी शीट बनाएं तो पता कितना बड़ा बनेगा ये। तो जैसे अब यानी कि वो टेनिस का ग्राउंड होता है ना पूरा, और लगभग 80 स्क्वायर मीटर का, तो इतना बड़ा हमारे पास जो है वो एरिया जो है वो सारे एल्वियोलाई को बनकर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे ये डायफ्रागम है, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था। डायफ्रागम की मूवमेंट जो है वो एरिया को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और फिर ये सारा का सारा लंग्स जो है वो एक स्पेशल कवरिंग में बंद है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और ये रिब केज में हमें जो है वो लंग्स हमारे सेफ हैं, बंद पड़े हैं। ठीक है, तो ये सारा पैसेज जो था गैसेस एक्सचेंज का वो आपने पढ़ा, लग गया ना पता। तो अब इन शॉर्ट में ब्रीफ कर देती हूँ। एयर जो है नोज के थ्रू नोस्ट्रिल्स में जाती है, नोस्ट्रिल्स में जाकर वो फिर फेरिंग्स और लेरिंग्स के होते हुए ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया में फिर ये ब्रोंकस या ब्रोंकाई में एंटर करती है, और हर ब्रोंकस जो है वो लंग्स में एंटर करते हुए ब्रोंक्यूल्स, कई सारी पाइप्स में जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, उसमें एंटर कर जाता है, उसमें डिवाइड हो जाता है। और फिर ब्रोंक्यूल्स का एंड जो है वो किसके साथ होता है, छोटे छोटे एयर बैग्स हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये एल्वियोलाई जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई यहाँ पर एल्वियोलाई में है, और यहाँ पर डायरेक्ट फिर गैसेस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है, और फिर इस तरह से हमारा गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता है। और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस में, और फिर ट्रैकिया से होते हुए फिर फ्लेरिंग्स, फेरिंग्स और नोस्ट्रिल से होते हुए नाक से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो ये पूरा साइकिल हमारा ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट यानी कि रेस्पिरेशन का हो जाता है। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रैकिया ब्रोंक, अगर हम इस अपनी बॉडी के ऊपर ऐसा स्केच बनाना चाहें तो ये ट्रैकिया आता है, और फिर ये ब्रोंकस आते हैं, और फिर ये लंग्स के अंदर तो हम नहीं ड्रॉ करते ना, यहाँ कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि वो इंटरनल है। तो ये चीज़ जो है वो हमारी इनकी लंग्स का जो है वो दिखा रहा है सारा का सारा, ठीक है। और ये पिक्चर जो है वो हमारी विंड पाइप को, ट्रैकिया को शो कर रही है। ये देखो आप, हल्की हल्की सी ऐसे रिंग्स बनी हुई है ना, ये हमें बता रही है कि ये सारी रिंग्स जो है ये कार्टिलेजेस से बनी है, जिससे एयर, हमारी विंड पाइप जो है वो कोलैप्स नहीं हो पाती है। ये देखो मैंने बोला था ना कि एल्विलाई है, ये एल्विलाई जो है वो आप देख सकते हैं, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे के सारे ये ब्लड सप्लाई है। मतलब कि ये एक एल्विलाई है, उसको इससे ब्लड वेसल्स ने कवर अप करके रखा हुआ है, और फिर यहाँ से गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्विलाई में चली जाती है, और एल्विलाई से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में आ जाती है, ठीक है। तो अब हमने पिछले ब्रीदिंग में पढ़ा था कि डायफ्रागम और मसल्स जो है रिब केज के साथ जो अटैच्ड, वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड से क्या होता है, डायफ्रागम जो है वो नीचे को चला जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, और फिर हमारी जो रिब केज है वो एक्सपेंड होता है, और इससे जो है एरिया बढ़ जाता है, और फिर हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन रिच जो एयर है, ऑक्सीजन रिच एयर नोस्ट्रिल, ट्रैकिया, ब्रोंकाई से होते हुए हमारे एल्वियोलाई तक आती है, और वहाँ पर ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन रिच जो है वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज करती है, और फिर ब्लड से होते हुए वो पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुँच जाती है, और पूरी बॉडी सेल से ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद वहां से वेस्ट प्रोडक्ट जिनकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में आ जाती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस हायर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड में है, ब्लड से कहाँ पर जाएगी, एल्वियोलाई में चली जाएगी, क्योंकि एल्वियोलाई में बहुत कम लोअर कंसंट्रेशन है, और फिर एल्वियोलाई से वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का साइकिल जो है, इनटेक और आउटलेट जो है वो बना रहता है। और इसमें रिब्स जो है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे, तब वो रिलैक्स होता है, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी मूवमेंट जो है रिब केज की, डायफ्रागम की मूवमेंट से इनहेल और एक्सहेलिंग में हमें आसानी रहती है। जिसको इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट नहीं पता चला ना, वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने कैसे डिटेल में जो है वो इन रिब केज की मूवमेंट जो थी और डायफ्रागम की मूवमेंट जो थी वो हमने करी थी और अच्छे से समझी भी थी, ठीक है। तो अब एक बात याद रखना कि जब भी ये पूरा साइकिल चल रहा होता है ना, जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, तब थोड़ा बहुत अमाउंट जो है हमारी लंग्स के अंदर जो है वो एयर का रहता है। उस एयर को, जो हमारी एयर लंग्स के अंदर रह रही है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ताकि उस टाइम भी जो है ऑक्सीजन को सप्लाई जो है वो प्रॉपर मिलती रहे ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो और कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है वो ब्लड से वापस लंग्स के अंदर आ सके। तो ये थोड़ी सी एयर जो है उस टाइम भी हमारे लंग्स में रहती है, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इनहेल एयर और एक्सहेल एयर में कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेटअप करा हुआ है कि ये 2 ट्यूब्स ली हैं, इसमें लाइम वाटर है, ठीक है, और ये जो है इनहेल एयर जो है यहाँ से हम कर रहे हैं, और ये लाइम वाटर है, और यहाँ पर जो है वो एक्सहेल एयर जो है वो आ रही है। तो यहाँ से हम जो है वो इनहेल एयर जो है वो अंदर करेंगे, इसमें डालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इनहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है। तो क्योंकि लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड बहुत वो मिल्की कर देता है ना, उसको थोड़ा दूधिया जिसको हम बोलते हैं, मिल्क जैसा हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सहेल एयर को इसमें पास आउट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये लाइम वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा मिल्की हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इनहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है, लेकिन एक्सहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है।
ये बात याद में रखनी है आपने। और सेकंड, हम जो है इसमें हम देख सकते हैं कि इनहेल एयर और एक्सहेल एयर में गैसेस का मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ डिफरेंस किस में होगा कि इनहेल एयर और एक्सहेल एयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन की परसेंटेज ही हम देखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन भी हम इनहेल करते हैं लेकिन वो अपनी बॉडी में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जितनी हमने इनहेल की है और जितनी हम एक्सहेल कर रहे हैं वो 78% एज इट इज़ बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसका हमारी बॉडी के अंदर कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो ये है इनहेल एयर जो है वो हम 20% हमारे एटमॉस्फेयर में है ना, तो 21% जो है वो हम इनहेल कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी हमारी बॉडी में अंदर जा रही है, और वाटर वेपर्स थोड़े बहुत हैं वो भी हमारी बॉडी में अंदर जा रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं, सॉरी एयर को बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से, तब ऑक्सीजन उसमें कितनी रह जाती है, 16.4%। ये नहीं है कि ऑक्सीजन हमारी सारी बाहर अंदर ही रह जाएगी, हम एक्सहेल करेंगे तो उसमें भी ऑक्सीजन बाहर जाएगी जो यूज़ नहीं होगी। तो 16.4% जो है वो एक्सहेल एयर में ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। देखो कितना डिफरेंस आया, क्योंकि हमारी बॉडी ने एक्सपेल करा है, और वाटर वेपर भी बाहर निकल रहे हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में वाटर वेपर्स भी निकलते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज जो है वो आप याद रखने हैं। ठीक है, तो अब जो है इस तरह से डिफरेंस हम जो है वो देख सकते हैं, इनहेल एयर और एक्सहेल एयर में गैसेस का कितना डिफरेंस जो है वो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग मीन्स कि कितना एक मिनट में हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल हम एक मिनट में हमारी बॉडी जो है वो कितना कर लेती है। सो एक मिनट में तो ब्रीदिंग रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एवरेज ब्रीदिंग रेट जो है वो एडल्ट मैन में, मतलब हम लोगों में रेस्ट पोजीशन पर जब हम सिंपल बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल अपनी हल्की फुल्की मूवमेंट्स हैं, तो एक मिनट में हमारी ब्रीदिंग रेट 15 to 18 टाइम्स है। मतलब सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं एक बार, फिर ली, फिर छोड़ी 2 बार। ऐसे अगर आप देखो ना, एक मिनट में 15 to 18 टाइम्स जो है वो हम करते हैं। ठीक है, और जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तब हमारी जो ये ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो अब हमारे जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो इस कारण हम ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो लेने के लिए ज़्यादा ब्रीथ करेंगे। ठीक है, सो रैपिड ब्रीदिंग सप्लाईज जो है, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करने से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच सके। इसलिए हम तेज़ी से जो है वो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग जो है इनहेल एक्सहेल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि एक एथलीट है, एक बॉडी बिल्डर है, वेट लिफ्टर है, तो ये कैसे इस टाइम इसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये अब जो है वो ज़्यादा इनहेल एक्सहेल करेगा, ब्रीदिंग इसकी रेट जो है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी बात अब आती है कि सी डाइवर्स, मतलब कि अब हम लैंड पर तो इजीली हम जो है वो सांस ले सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, लेकिन जब हम पानी में जाते हैं, सी के नीचे जाते हैं, तब हम वाटर की डिजॉल्व, जैसे अब वो फिश है, अब लैंड पर जो है वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकती, ब्रीदिंग नहीं कर सकती, क्योंकि उसके गिल्स जो है इस तरह से डिज़ाइन नहीं हुए हैं। ऐसे ही हमारे लंग्स जो है वो पानी में जो है वो रेस्पिरेशन करने में डिज़ाइन नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम जो है, अगर जो सी डाइवर्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो लेकर जाते हैं जब वो समुद्र में नीचे जाते हैं, ताकि ब्रीदिंग जो है वो इजीली कर सके, ताकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को वो अपनी नीड को जो है वो प्रॉपर कर सके। ठीक है, उसके बाद हम पिछले थोड़ा सा पढ़ा था कि हमारे ब्लड में एक इनकी हमारे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ब्लड को जो है वो रेड कलर देता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है इसी हीमोग्लोबिन से होती है। तो हम जैसे अब करते हैं ना कि अब हमने टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, तो हमारा HB जो है वो 7 ग्राम आया, 8 ग्राम आया, 10 ग्राम आया, ऐसे बोलते हैं ना हम, मतलब कि वो जो है वो हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी परसेंटेज जो है वो हम अपनी बॉडी में देखते हैं, हमारे ब्लड में देखते हैं।
तो एक नॉर्मल पर्सन में जो है, हेल्थी पर्सन में कितनी जो है होनी चाहिए, 12 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ये एचबी की परसेंटेज, एचबी का जो यानी कि मात्रा है ना, वो 12 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर जो है वो ब्लड में हमारे होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम हो जाता है तब क्या है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही वो ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी ब्लड में इजीली लेकर जाता है। तो अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ना, तब हमें क्या है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हम जल्दी थक जाते हैं, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, हमें हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। ठीक है, तो फिर जो है उसके लिए हमें अपनी इस हीमोग्लोबिन को बढ़ाना पड़ता है। तभी बोलते हैं ना, अनार खाओ, जूस खाओ, पालक का जूस पियो, ऐसी चीज़ें हम जो है वो फिर हम खाना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा एचबी जो है वो नॉर्मल आ जाए। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, जब फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह है ना, तो ये प्रॉपर ऑक्सीजन में इसको हम इनकी नहीं जला पाते, इसका कंबशन जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन में नहीं हो पाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनती है। वैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाएं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसको अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है जलने के लिए तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि अगर हम कोयले को अगर सर्दियों में करते हैं ना कि कोयला जला लेते हैं, कमरे खिड़कियां दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं, तो अब क्या हुआ, उसमें कहीं से एयर नहीं आ रही है रूम में, तो वहां पर क्या हुआ, जितनी ऑक्सीजन है वो कोयला जलने के लिए बना लेता है। अब उसके बाद उसको एयर नहीं मिल पाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उस रूम में जो भी पर्सन बैठे होंगे, अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है, क्योंकि अब उसमें ऑक्सीजन तो रही नहीं उस रूम में, तो अब वो जो है सांस लेंगे तो उसकी सांस में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे ना, तब क्या होगा, पहले तो ऑक्सीजन लेके जा रहे थे तो हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड में सप्लाई हो जाता था, लेकिन अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा और ये बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये टूटना नहीं है इजीली, और हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्लड में सप्लाई करेगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में नहीं पहुंच पाएगी। और इस कारण क्या होगा कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, पर्सन जो है वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बार बार पूरी रात अगर काफ़ी लंबे टाइम तक, आधे घंटे तक भी अगर हम इनहेल करते गए ना काफ़ी लंबे टाइम तक, तो वो पर्सन जो है वो बेहोश हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजन की स्टारवेशन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा, वो मर जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोयला वगैरह जब हम जलाते हैं ना, पेट्रोल केरोसिन वगैरह, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि एयर की इनटेक आउटटेक जो है वो प्रॉब्लम की जाती रहे। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो पर्सन जो है जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह होती है ना, तो भी मास्क जैसे आजकल हम लगाते हैं, तो मास्क भी बोल रहे हैं ना कोरोना के कारण लगा रहे हैं, तो हमें लगाना भी चाहिए। ठीक है, तो सीरियस केसेस में आजकल जैसे अब है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन पर्सन को वेंटिलेटर्स के ऊपर रखते हैं। वेंटिलेटर्स भी मशीन है, क्या करते हैं उसमें पाइप जो है, एक ट्यूब जो है वो डायरेक्ट ट्रैकिया में जो है वो डाल देते हैं, जिससे वो बंदा जो है वो उसकी बॉडी में, लंग्स में इजीली ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करते हैं। तो इस लेसन से थोड़ा सा, इस टॉपिक से आपको ये पता लग गया कि हमें थोड़ा सा अपना, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर हम खुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे तभी हम दूसरों को भी बचा पाएंगे, खुद को भी बचा पाएंगे ना। अब तो मास्क जो है वो ज़रूर डालने हैं। ठीक है, सो इसके साथ ही जो है ये हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन जो है वो ख़त्म होता है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट्स है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।